नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे असम के उस चुनावी रणभेरी की जहां बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम पर ऐसा ब्रह्मास्त्र चला है कि विरोधी खेमे में खलबली मच गई है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की मां और गौ माता का अपमान करने वाले उस मौलाना की जिसे यूपी पुलिस ने बिहार से फिल्मी अंदाज में दबोच लिया है। इतना ही नहीं, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उस मिशन गुजरात की जिसने देश को सेमीकंडक्टर की रेस में दुनिया के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। और सबसे अहम, आज हम बात करेंगे कल से शुरू होने वाले उस डिजिटल जनगणना की जो आपके घर की लोकेशन से लेकर आपके बेडरूम के रिश्तों तक का हिसाब रखने वाली है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। नालंदा में शीतला मंदिर में मची भगदड़, 5 की मौत, कई घायल। ईरान जंग खत्म करने की समय सीमा तय नहीं कर रहा, बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। महाराष्ट्र में मेड इन पाकिस्तान ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने पर कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। फ्लोरिडा के इंटरनेशनल हवाई अड्डे का बदलेगा नाम, अब होगा डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई पोर्ट के पास तेल टैंकर पर हमला, लगी आग। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, गिरजा शंकर राय को मिला टिकट। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद सतखोई का निधन, 67 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। सोने चांदी में बड़ा उलटफेर, 1,48,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। इंडिको को मिला नया सीईओ, विलियम वॉल्थन्स के हाथों में आई कमान। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। गुवाहाटी की धरती से आज दिल्ली तक गूंज उठी है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की रणभेरी बजते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जिसे उन्होंने संकल्प पत्र का नाम दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में जारी ये घोषणा पत्र सिर्फ वायदों का पुलिंदा नहीं बल्कि असम को देश का सबसे चमकीला राज्य बनाने का एक ब्लूप्रिंट नजर आ रहा है। 5 लाख करोड़ का निवेश, जमीन जिहाद पर प्रहार और घर घर तक पहुंचने वाली अरुणोदय की नई शक्ति। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावी बिसात पर ऐसी चालें चली हैं कि विरोधियों के पसीने छूटने तय हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये सुरक्षित और विकसित असम का नारा 4 मई को जीत का तिलक लगाएगा? आइए जानते हैं संकल्प पत्र की एक एक बड़ी बात को। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने आज मंगलवार को गुवाहाटी में 2026 के असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्य बीकेजी अध्यक्ष दिलीप और अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शर्मा ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2 लाख नौकरियों का वायदा किया। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने विकास, जन कल्याण, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और असमिया पहचान व मूल निवासियों की सुरक्षा से जुड़े अपने प्रमुख वायदों का जिक्र किया है। इस बार के घोषणा पत्र में किए गए वायदे, अगले 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का संकल्प लिया गया है। साथ ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज 1 यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले पर काम होगा। घोषणा पत्र में भूमि विषाद, मूल असमिया लोगों की गरिमा की रक्षा का वायदा किया गया है। भूमि जिहाद के खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। असम को भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मूल निवासियों की जमीन विषाद के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वायदा। यूसीसी लागू करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है। वहीं इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंकड़ों की बाजीगरी नहीं बल्कि हकीकत पेश करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई वो बीजेपी ने 10 साल में करके दिखा दिया है। असम की
जीएसडीपी 2015-16 में महज जहां 2.24 लाख करोड़ रुपए की थी, वह आज 25-26 में बढ़कर 7.41 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में प्रति व्यक्ति आय में 54% की बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में जो आय 1,03,000 रुपए थी, वह 24-25 में 1,59,000 रुपए हो गई। सुनिए वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या कुछ कहा। I want to speak about what we have already done, because this manifesto is to build on a decade of delivery. When I look at Assam for some reasons, from the perspective of a union finance ministry, at the fiscal transfers, the investment data, the growth numbers, what I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. Today I want to lay that record before the people of Assam. So first to lay the records before you, and then of course to speak on the promises which have been given. I'll start with the economic transformation of Assam. Assam's GSDP, the state's domestic product, in 2015-16 was 2.24 lakh crores. In 25-26, the year that we finish today, and the new year starts from tomorrow, day after. (15-16) was 2.24 lakh crores. 25-26, which is ending today, stands at 7.41 lakh crores. This is a 3.3 times increase in a decade, within 10 years. Assam is today one of the fastest growing economy among the states that we know. Then, per capita income, so it is important that people derive the benefit. So per capita income has risen from 2020-21 I'm comparing. In 2020-21, it was 1.03 lakh rupees. Today, that is for the year end 24-25, for the year ending 24-25, it is 1.59 lakh rupees. 1.03 has become 1.59 lakh rupees. 54% increase in just 4 years. The fiscal numbers are also equally stark. Assam's share of central tax devolution in the latter years of Congress rule was approximately 10,000 crore per year under Congress. In 25-26, this year, which we end today, that figure is 50,000 crores, 5 times more than what it was in the last year of Congress. 2014, since 2014, total central transfers to Assam, tax devolution plus grants in aid, amount to total of 5.61 lakh crores, and tax devolution alone is 3.12 lakh crores. Grants, of course, is 2.49 lakh. In addition to this, the special scheme for building capital investments, for building assets for the states, Assam has received 27,000 crore as 50-year interest-free loans since 2020. Interest-free, 50-year loan, you don't have to repay for 50 years. That amount from the center, 27,000 crore. So when you talk of double-engine government, it is not without reason. These are the kind of benefits a state gets because the kind of planning which happens between the state, understanding the requirement of the state and funding it accordingly.
दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया है कि सत्ता में वापसी पर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र पर पुलों का जाल बिछाने की बात हो या आधुनिक इकोसिस्टम की, बीजेपी असमिया प्रतिभाओं को दुनिया से वापस अपने घर बुलाने की तैयारी में है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने घोषणा के जरिए ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार सॉफ्ट रुख नहीं अपनाएगी। सुनिए इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा। অসম এনেকুৱা এখন ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যত আমি স্পষ্টভাৱে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ প্ৰভাৱ আৰু সফলতা দুইটাই দেখা পাওঁ। असम ऐसा एक प्रदेश है जो प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार का कार्यकलाप, साथ में जो एक सफलतम प्रयोग, इसको साफ दिखाई देते हैं। मैं खाली 3 या 4 स्टैटिस्टिक्स मैं देना चाहूँगा वेरी क्विकली। हमारे जो यूपीए सरकार का समय में, इफ वी टेक 10 years ऑफ यूपीए, 2006 পৰা 16 চনৰ ভিতৰত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় সাহায্য আছিলে 1.7 লাখ কোটি টকা। This is the 10 years of UPA government. In the same comparison, if we take the 11 years of NDA government, the amount goes up to 55 lakhs crore. You can see the vast difference, how the central government and the state government is working together under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and Assam has become a classical example how central and state government can work together, and a troubled state can be developed into a most advanced stage among our country. आपको बता दें, उत्तराखंड गुजरात के बाद अब असम में भी यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया गया है। हालांकि इसमें आदिवासियों और छठी अनुसूचित वाले क्षेत्रों को पूरी तरह बाहर रखा गया है ताकि उनकी विशिष्ट संस्कृति सुरक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए वायदा किया है कि बांग्लादेशी मियाओं द्वारा कब्जाई गई जमीनें वापस ली जाएंगी और मूल निवासियों की जमीन व गरिमा की रक्षा की जाएगी। साथ ही राज्य में लव जिहाद के खिलाफ सख्त से सख्त कानून और कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। इतना ही नहीं, असम के लिए बाढ़ एक अभिशाप रही है जिसे खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके लिए सरकार बनते ही शुरुआती 2 वर्षों में बाढ़ मुक्त असम की दिशा में 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि 1,250 रुपए से सीधी बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। इसके अलावा 40 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के साथ 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को भी खास ध्यान रखा है। अगले 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का संकल्प लिया गया है। साथ ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज 1 यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले पर काम होगा। जाहिर है, असम की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में महामुकाबला होगा। 7 अप्रैल को प्रचार का शोर थम जाएगा। 4 मई को ईवीएम से असम का भविष्य बाहर आएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिलीप और सर्बानंद सोनोवाल ने इसे जनता का संकल्प पत्र बताते हुए जीत का पूरा भरोसा जताया है। एक तरफ सुरक्षित असम की बात है तो दूसरी तरफ आधुनिक और ग्लोबल असम का सपना। अब गेंद असम की जनता के पाले में है कि क्या वो 4 मई को बीजेपी के संकल्प पत्र पर अपनी मोहर लगाएगी या विपक्ष का हाथ कोई नया चमत्कार करेगा। फिलहाल नजरें 9 अप्रैल की वोटिंग पर टिकी रहेंगी। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। कहते हैं कानून के लंबे हाथ जब चलते हैं
तो सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र गौ माता के खिलाफ जहर उगलने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम का घमंड अब खाक में मिल चुका है। रमजान के पवित्र महीने में मजनबी जलसे के नाम पर गाली गलौच और भड़काऊ बयानबाजी करने वाला ये शख्स सोच रहा था कि बिहार के पूर्णिया में छिपकर वह बच जाएगा, लेकिन यूपी एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई ने उसे दिन दहाड़े उसके ठिकाने से उठा लिया। सादी वर्दी में पहुंचे जाबाजों ने जब मौलाना को घेरा तो एक पल के लिए हड़कंप मच गया, पर अब इंसाफ की गाड़ी उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ चुकी है। आइए जानते हैं नफरत के इस सौदागर की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल इसे पूरे विवाद की जड़ मार्च की शुरुआत में वायरल हुई एक वीडियो में है। मूल रूप से बिहार के अररिया का रहने वाला मौलाना अब्दुल्ला सलीम एक मजहबी सभा को संबोधित कर रहा था। जोश जोश में होश खोते हुए उसने उत्तर प्रदेश के गौकसी कानून की आलोचना शुरू की। देखते ही देखते वह अपनी मर्यादा लांघ गया। मौलाना ने न सिर्फ गौ माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मां के लिए भी ऐसी अपमानजनक और गाली गलौच भरी भाषा का प्रयोग किया जिसे सुनना भी गवारा नहीं होता सब लोगों के लिए। देखिए मौलाना ने क्या कुछ कहा। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। वहीं जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर बिजली की तरह फैला, पूरे उत्तर प्रदेश में उबाल आ गया। लखनऊ से लेकर बहराइच और कानपुर से लेकर बलरामपुर तक हर तरफ इस मजहबी नफरत के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज, परिवर्तन चौक और गांधी पार्क जैसे वीवीआईपी इलाकों में रातों रात मौलाना के खिलाफ नफरत वाले पोस्टर लग गए। युवाओं और विभिन्न हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र दिलेर, सांसद रवि किशन और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं कई संगठनों ने मांग की कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने वाले इस मौलाना पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो। फिर क्या था, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौलाना के खिलाफ 120 से ज्यादा शिकायतें और मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अब ये मोस्ट वांटेड बन चुका था। हालांकि मौलाना बयान देकर फरार हो गया था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। उसने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाने की कोशिश भी की ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके, लेकिन उत्तर प्रदेश एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने उसकी हर चाल पर पानी फेर दिया। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसे बिहार के पूर्णिया जिले में लोकेट किया, जिसके बाद पुलिस टीम सादी वर्दी में पहुंची ताकि किसी को शक न हो। जब पुलिस उसे ले जाने लगी तो स्थानीय लोगों को लगा कि ये किसी का अपहरण हो रहा है। मौके पर काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन जब स्थानीय विधायक ने थाने से पुष्टि की कि ये कानूनी कार्रवाई है, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं गिरफ्तारी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी मौलाना को पकड़कर ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अब शहर कोतवाली में इसे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब इस बात की तह तक जा रही है कि क्या इस भड़काऊ बयान के पीछे कोई गहरी सांप्रदायिक साजिश थी? क्या मौलाना के पीछे कोई ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जो चुनाव या त्योहारों के समय माहौल बिगाड़ना चाहता था? उसके पुराने रिकॉर्ड्स, किन किन कट्टरपंथी संगठनों से उसके तार जुड़े हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मौलाना है कौन जिसने सीएम योगी की मां पर इस तरह का बयान देने की हिम्मत की? तो आपको बता दें, मौलाना अब्दुल सलीम कासमी, जिन्हें चतुर्वेदी नाम से भी जाना जाता है, सीमांचल क्षेत्र के एक चर्चित इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनके भाषण यूट्यूब और सोशल मीडिया पर काफ़ी देखे जाते हैं। वह धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। हालांकि उनके बयानों को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है।
उनके नाम के साथ चतुर्वेदी जुड़ने को लेकर भी पहले विवाद हो चुका है। राजनीतिक तौर पर मौलाना अब्दुल सलीम पहले ओबीसी की पार्टी AIMIM से जुड़े रहे। हालांकि साल 2025 में विधानसभा टिकट नहीं मिलने से वे पार्टी छोड़ दी और फिर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से जुड़ गए। हालांकि उनका नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया था। कुल मिलाकर मौलाना की यह गिरफ्तारी बताती है कि उत्तर प्रदेश मॉडल में नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री की मां और करोड़ों की आस्था का अपमान करने वाले मौलाना ने जिस आग को हवा दी थी, अब उसी कानून की आंच में वह खुद झुलस रहा है। बिहार से उत्तर प्रदेश तक ये सफर मौलाना के लिए सबक होने वाला है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये संदेश दे दिया है कि आप चाहे किसी भी कोने में छिप जाएं, अगर आपने शांति और सद्भाव से खिलवाड़ किया है तो कानून का बुलडोजर आपके अहंकार को कुचलने में देरी नहीं लगाएगा। अब देखना होगा कि क्या पूछताछ में नफरत की इस दुकान के पीछे और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। आज गुजरात की धरती विकास के जयघोष से गूंज उठी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार 31 मार्च को अपनी जन्मभूमि गुजरात के लिए खजाना खोल दिया है। वावथारा से लेकर गांधीनगर और साणंद तक पीएम मोदी ने एक झटके में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर राज्य की तस्वीर बदल दी है। ऊर्जा, रेलवे, सड़क, स्वास्थ्य और सबसे खास सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत का डंका बजाने वाला साणंद प्लांट अब हकीकत बन चुका है। विरासत से लेकर आधुनिक तकनीक तक आज का दिन गुजरात के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत गांधीनगर के कोवा गांव स्थित श्री महावीर जैन आराधना केंद्र से की। यहां उन्होंने सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस म्यूजियम में जैन धर्म की प्राचीन पनडुब्बियां, दुर्लभ कलाकृतियां और 7 अलग अलग गैलरियों में सजी मूर्तियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगी। वहीं उद्घाटन के बाद पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां दुनिया के कई शासकों ने हिंसा से राज किया, वहीं सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का विस्तार किया। उन्होंने इस म्यूजियम को भारतीय गौरवशाली अतीत की अनमोल धरोहर बताया। वहीं म्यूजियम को लेकर आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हर स्तर पर इस दिशा में काम हो रहा है। यहां गुजरात में ही लोथल में विशाल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनने जा रहा है। यहां से 70-80 किलोमीटर दूरी पर है। उधर वडनगर में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना है। वो दुनिया के अच्छे म्यूजियमों में उसकी जगह बन चुकी है। दिल्ली में युगे युगिन भारत म्यूजियम बनाने की भी तैयारी है। आज पहली बार आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी समग्र रूप में सामने लाने के लिए सार्थक कार्य हुए हैं। आपको याद होगा, पहले ये काम राजनीतिक चश्मे से होते थे। एक राजनीतिक परिवार का नैरेटिव कैसे सेट हो, वोट बैंक के हिसाब से बातें कैसे बोली जाए, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता था। हमने इस मानसिकता को समाप्त किया है। हम सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ चल रहे हैं। यही मंत्र विकसित भारत के विजन की आत्मा है। साथियों, आप सभी संतगण भारत की विरासत को संजोने का इतना महान प्रयास कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत आकांक्षा से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लक्ष्यों के लिए काम करते हैं तो देश के विकास को गति और मिल जाती है। इसी भावना के साथ मैं नवकार महामंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। इस आयोजन में चारों फिरके एक साथ जुटे थे। उस ऐतिहासिक अवसर पर मैंने 9 आग्रह किए थे, 9 संकल्पों की बात की थी और जिसका उल्लेख
अभी भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने भी किया। आपको बता दें, गुजरात अब दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री साणंद जीआईडीसी में प्लांट का उद्घाटन किया और यहां कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत भी हो गई है। 3,300 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह फैक्ट्री रोजाना करीब 60 लाख चिप तैयार करेगी। इसका सीधा मतलब है कि हजारों नई नौकरियां और पूरी दुनिया में मेड इन गुजरात चिप का बोलबाला होगा। वहीं सफर को आसान और व्यापार को तेज बनाने के लिए रेलवे के क्षेत्र में बड़े धमाके हुए हैं। 482 करोड़ रुपए की लागत से बनी 55 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ, जिसे साबरकांठा के लोग अब सीधे अहमदाबाद और उदयपुर से जुड़ सकेंगे। गांधीधाम आदिपुर मल्टी ट्रेकिंग और कानालस जामनगर खंड के दोहरीकरण के माल ढुलाई और यात्रियों का सफर सुपरफास्ट होगा। प्रधानमंत्री ने शहरों के कायाकल्प के लिए 5,295 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की शुरुआत की। अकेले अहमदाबाद को 4,640 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाएं मिली हैं। वडन नगर में हेरिटेज डाउन और सड़कों के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन हुआ। पाटन में नए रेलवे ओवरब्रिज से 2 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल गई है। ऐसे में साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात को सिर्फ सड़कें और इमारतें ही नहीं दी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक नई उम्मीद भी दे दी है। साणंद में बनने वाली वो छोटी सी चिप भारत के डिजिटल भविष्य को दुनिया के शिखर पर ले जाएगी। तो दूसरी तरफ सम्राट संप्रति म्यूजियम हमारी जड़ों को मजबूत करेगा। 20,000 करोड़ का ये निवेश गुजरात की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी की मौजूदगी में हुए इस भव्य कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया है कि गुजरात मॉडल अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। 31 मार्च को ये तारीख विकास की नई इमारत के रूप में याद रखी जाएगी। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। सावधान हो जाइए, कल यानी कि 1 अप्रैल से आपके दरवाजे पर दस्तक होने वाली है, लेकिन इस बार हाथ में मोटा रजिस्टर नहीं बल्कि हाईटेक टैबलेट और मोबाइल ऐप होगा। जी हां, देश की महाजनगणना 2027 का बिगुल बज चुका है। ये कोई मामूली गिनती नहीं बल्कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा डिजिटल धमाका है। पहली बार जाति का डेटा जुटेगा। पहली बार लव इन कपल्स को लेकर सरकार ने अपना नजरिया बदला है और पहली बार आपके घर का सटीक लोकेशन सीधे सैटेलाइट मैप पर दर्ज होगा। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो सरकार ने सेल्फ एन्यूमरेशन का VIP रास्ता भी खोल दिया है। आपको बताते चलें, इस बार की जनगणना पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल होने वाली है। सरकार ने जियो रेफिशिंग तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि जनगणना कर्मी जब आपके घर आएगा तो वह आपके मकान की सटीक लोकेशन मैप पर मार्क करेगा। इससे हेराफेरी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें हाउसिंग लिस्टिंग होगी, यानी आपके मकान की बनावट, कमरों की संख्या और सुविधाओं का हिसाब लिया जाएगा। वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इस चरण में असली जनसंख्या गणना होगी, जिसमें लोगों के व्यक्तिगत जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं सरकार ने बदलते समाज की हकीकत को स्वीकार करते हुए कुछ क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जैसे अगर कोई जोड़ा लंबे समय से बिना शादी के साथ साथ रह रहा और खुद को स्थानीय साथी मानता है तो जनगणना में उन्हें विवाहित की श्रेणी में ही दर्ज किया जाएगा। आज़ादी के बाद ये पहली बार होने जा रहा है जब जनगणना में जाति से जुड़ा डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। इससे पहले साल 1931 में ऐसा हुआ था कि ये डेटा भविष्य की राजनीति और आरक्षण की नीतियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके घर ना आए तो आप खुद भी जानकारी भर सकते हैं। आपको जनगणना पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। 16 भाषाओं में से अपनी भाषा चुनें, 33 सवालों के जवाब दें। वहीं अगर जनगणना कर्मी आपके घर आता है तो वो आपसे 33 सवाल पूछेंगे, जिसमें घर की दीवारें किस चीज़ की बनी हैं, शौचालय है या नहीं, पानी पीने का कहां से आता है और आपके पास लैपटॉप, इंटरनेट या कार है या नहीं, जैसी जानकारियां शामिल होंगी।
वे आपसे आपका बैंक बैलेंस, मासिक आय, आधार नंबर या ओटीपी कभी नहीं मांगेंगे। अगर कोई मांगे तो समझ जाइए वो जनगणना कर्मी नहीं है। ऐसे में तैयार हो जाइए डिजिटल इंडिया के इस सबसे बड़े सर्वे का हिस्सा बनने के लिए। ये जनगणना सिर्फ सिरों की गिनती नहीं, बल्कि ये तय करेगी कि अगले 10 साल तक आपके इलाके में कितनी सड़कें, कितने स्कूल और कितनी सुविधाएं बनेगी। बिना किसी डर और बिना किसी दस्तावेज को दिखाए अपनी सही जानकारी दर्ज कराएं, क्योंकि आपका एक क्लिक देश का भविष्य तय करेगा। तो आज खबरें अब तक में हमने देखा कि कैसे चुनावी वायदों से लेकर डिजिटल क्रांति तक देश के एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। चाहे वो असम का संकल्प पत्र हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की वो स्ट्राइक जिसने बता दिया कि अपमान की कोई जगह नहीं है, गुजरात के विकास की गूंज और डिजिटल जनगणना की तैयारी, ये सब मिलकर एक नए भविष्य की इबारत लिख रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबर पहुंचाना नहीं, बल्कि उन खबरों के पीछे छिपे असर से आपको रूबरू कराना है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छुपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।